नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस जूनियर लेवल के एसएसटी के क्वेश्चन आप सभी लोगों को कराने वाला हूं, ताकि आप सभी को अंदाज़ा लग जाए पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे सोल्व करना है, किन किताब को फॉलो करना है, ताकि पहली बार में इस पेपर को आप लोग क्रैक कर लो। कहाँ से पेपर आखिर बनता है, सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। और हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, उससे जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट जानकारी बताऊंगा, ताकि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू कर देता हूं। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है सोशल साइंस का 91 नंबर से 150 तक, अर्थात कुल 60 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। कितने कराऊंगा? 60 क्वेश्चन कराऊंगा। जो एसएसटी यूपी टेट की पूछी जाती है उस एसएसटी में आपका तमाम पार्टों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपसे हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे, पॉलिटी के भी पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर से भी आपसे पूछे जाएंगे, होम साइंस से भी आपसे पूछे जाएंगे, खेल और व्यायाम से भी पूछे जाएंगे और आपका म्यूजिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ आपका चित्रकला से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना बड़ा सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, चित्रकला, बहुत सारा। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन एक बार देख लो, आप समझ जाओगे। कंटेंट जो मैं आपको बता दूंगा उसको सिर्फ पढ़ लेना, एक नज़र डाल के आपका पेपर हो जाएगा क्रैक। मैं शुरू करता हूँ। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा आपके किस राज्य में है? कालीबंगा आपके राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा किस लिए फेमस है? आपको पता होना चाहिए। कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए फेमस है। किस लिए? काली चूड़ियाँ, जो महिलाएं चूड़ियाँ पहनती हैं, उन चूड़ियों के लिए आपका कालीबंगा प्रसिद्ध है। और कालीबंगा से यज्ञ की वेदियां भी मिली हैं। किसकी? यज्ञ जिसमें किए जाते थे वो अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद इस क्वेश्चन का, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब ये स्थापना इन्होंने 1896-97 में की थी। अब कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद अगला आपके सामने यहाँ पर कहता है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भूलाभाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है बक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली हैं? बक्राकार ईंटें आपके चन्हूदड़ों से मिली हैं। कहाँ पर से? चन्हूदड़ों से प्राप्त हुई हैं। पाकिस्तान में एक ये आपका स्थल पड़ता है हड़प्पा का, चन्हूदड़ो। ठीक, हड़प्पा आपके ठीक बाहर हो गया, अपने देश में नहीं है, पाकिस्तान में। लोथल कहाँ पर है? लोथल आपके गुजरात में है। लोथल बंदरगाह के लिए फेमस, अर्थात बंदरगाह के अवशेष यहाँ पर आपके मिले हैं, जो कि व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। कालीबंगा को मैं बता चुका हूँ। और 2 से 3 आपके सिलेबस में पूरा स्थल या हड़प्पा के स्थल बताए गए हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित आना तय है। तो उन पूरा स्थल से जुड़ी जो फेमस चीज़ें मिली हैं उनको यहाँ पर आपको एक नज़र में बताने का प्रयास करता हूँ, ताकि एक नंबर आपका कहीं और ना चला जाए बल्कि आपको मिल जाए। जवाब मैंने आपको बता दिया, चन्हूदड़ो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता नाम से, तो उसमें महत्वपूर्ण कुछ आपके हैं स्थल, जैसे मोहनजोदड़ो सबसे इम्पोर्टेंट। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, अन्नागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, कांस की नर्तकी अर्थात डांसिंग गर्ल। अब पेपर में क्वेश्चन यहाँ से कई बार अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है और यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, जिसको डांसिंग गर्ल कहते हैं। पुजारी की मूर्ति दाढ़ी वाले
वो भी मोहनजोदड़ो से, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। अब मैं बात करूं कालीबंगा, राजस्थान में है। जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड या यज्ञ की वेदिकाएं मिली हैं। काली चूड़ियां भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। बनावली कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। हल्के खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पावासी खेती करने के लिए, खेत को जोतने के लिए हलों का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि हल्के खिलौने बनावली से प्राप्त हुए हैं। लोथल, वहीं लोथल गोदीवाड़ा बंदरगाह है, और यहाँ पर भी अग्निकुंड, चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 से 4 आपके स्थल थे जिनको मैंने बता दिया। आप लोगों का जो पेपर यूपी टेट का आएगा, वह पेपर किन किताबों से आएगा मैं आपको बता देता हूं। वह सभी क्वेश्चन आप लोगों से SSCERT की किताबों से पूछे जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश की 6 से 8 तक सरकारी विद्यालय में किताबें चलती हैं, उनसे आपका पेपर बनता है। आपको इसके लिए कोई भी अलग से किताब नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारा कंटेंट SSCERT का ही है। जिन पॉइंट को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं। आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और आपको ये भी पता होगा, जो यूपी टेट का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, यह एग्जाम 4 वर्षों के बाद आपका एग्जाम होगा। इसके बाद पता नहीं यूपी टेट का एग्जाम हो या ना हो, इसका कोई भरोसा नहीं। आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश वाले लोगों को भी पता है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं रहता। ये 4 वर्षों के बाद हो रहा है, इसलिए एक इसको अवसर कह लो या इसको मौका कह लो, इस मौके से आप लोग बिल्कुल भी मत चूकना। टाइम रहते हुए आप पूरी तैयारी कर लो। SST जो सोशल साइंस रहेगा, उसकी तैयारी तो मैं आपको करा ही दूंगा, है ना। तो आप लोग सबसे पहले इन नोट्स को ले लेना, क्योंकि पहली बार में अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो दिए गए नंबर पर एक बार कॉल कर लो या मैसेज कर लो। मैं आपसे खुद बात कर लूंगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है आपका, ये भी मैं बता दूं। नोट्स का प्राइस आप लोगों का बढ़ भी सकता है। यहाँ पर नोट्स को आप लोग देख लो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, जिसको एक नज़र आप देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, 1959 में पंचायती राज को किन राज्यों ने सर्वप्रथम लागू किया? सबसे पहले किसने लागू किया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु और केरल। सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इसको, पंचायती राज को अपने राज्य में लागू किया। करेक्ट आंसर आपका ए विकल्प हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर आप लोग देख लो, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर आपका कहता है, क्या कहता है? कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये क्वेश्चन 2 बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है? तो 110 आर्टिकल या अनुच्छेद में आपका यह आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? महात्मा गांधी का या BR अम्बेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जवाहरलाल नेहरू का? यह क्वेश्चन आपका बहुत ही विवादास्पद है। तो जहाँ तक मैंने आज तक पढ़ा है, NCERT की किताब 6 पॉलिटी में यह पूरी लाइन लिखी गई है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भारत का लोग हो, जिसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो, वो वोट दे सकता है। यह महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन यूपी टेट का यह क्वेश्चन है जिसमें आंसर की में अंबेडकर को सही माना गया है। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कह दूं, महात्मा गांधी इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। आंसर की में गलत हो सकता है, लेकिन कंटेंट में गलत नहीं हो सकता है। BR अम्बेडकर यहाँ पर सही माने गए, लेकिन मैं आपको सही बताऊंगा, महात्मा गांधी राइट आंसर है आपका। उसके बाद अगला देखो, संवैधानिक सरकार का अर्थ है। संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है कि संविधान के अनुसार सरकार चले, संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार का होना ही संवैधानिक सरकार कहलाती है। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 2 को, 10 को, 15 को, 12 को? तो 12 को करता है, जो कि अलग अलग साहित्य क्षेत्र से आते हैं। ठीक है ना, आपको पता होगा। तो 12 इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण करवाया था? धर्मपाल ने, गोपाल ने, बालादित्य ने, हर्ष ने?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महान केंद्र विक्रमशिला महावीर का निर्माण कराया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मपाल। ठीक, करेक्ट। हर्ष आपके सिलेबस में है। हर्षचरित किताब किसने लिखी बताओ? हर्षचरित किताब इनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी। बाणभट्ट ने लिखी। किस भाषा में लिखी? तो यह किताब संस्कृत भाषा में लिखी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये बताओ कि हर्ष कहाँ का राजा था? हर्षवर्धन जो था ये कन्नौज का राजा था। इसकी पहले राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, बाद में इसकी राजधानी कन्नौज स्थापित इसने कर ली। करेक्ट। और हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग भी आया था। कौन? हुएन त्सांग भी इसी के शासनकाल में भारत आया था, चीनी यात्री था। अगला यहाँ पर देख लो, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। कक्षा में शिक्षण कैसा होना चाहिए? सघन, एक तरफा, सरल, परस्पर संवाद। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा परस्पर संवाद। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? व्याख्यान, कार्य निर्धारण, श्रव्य दृश्य, वाद विवाद। सहायक साधन की बात की गई है तो सहायक साधन ऐसा होना चाहिए जिसको देख सकें या सुन सकें, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको कह सकते हैं। अगला, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य क्या है? पढ़ाने के तरीका, मूल्यांकन प्रक्रिया, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं कार्यक्रम, कक्षा में प्रयुक्त हेतु, विषय सामग्री। करेक्ट आपका हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, जो कि शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का यही तात्पर्य होता है। क्या होता है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। अगला यहाँ पर कहता है, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? एस्किमो। अब जो पेपर जो आपसे पूछा जाता है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता, एक आध क्वेश्चन आपके जा सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को कराऊंगा कौन से चैप्टर से आया कि जलवायु प्रदेश ऐसा कौन सा है जहाँ पर एस्किमो पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय, पश्चिमी यूरोपीय, भूमध्य सागरीय और टुंड्रा। राइट आंसर आपका हो जाएगा टुंड्रा। इस सिलेबस में है आपका टुंड्रा प्रदेश, ठीक है ना, जो कि 7th क्लास की SCERT ज्योग्राफी में है। टुंड्रा प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, विषुवत रेखीय प्रदेश, ये सब कुछ है उसमें। तो वहीं से यह क्वेश्चन पूछा गया। अभी मैं आपको दिखाता हूं। और विभिन्न आपके जाति समूह हैं, जनजातियां हैं जो देश में पाई जाती है, उनको भी जान लेना उपयोगी है। ठीक है, बता देता हूं आपको। यहाँ पर बड़े ही ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। मैंने नोट डाउन में यहाँ पर लिख दिया है, टुंड्रा में कुछ आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड आदि के टुंड्रा निवासी एस्किमो कहलाते हैं। अब पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, एस्किमो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। फिनलैंड में कौन पाए जाते हैं? लैप पाए जाते हैं। साइबेरिया के याकूत कहलाते हैं। ये जनजाति हैं। याकूत कहाँ पर है? आप कहोगे साइबेरिया में। लैप कहाँ पर है? फिनलैंड में है। एस्किमो कहाँ पर है? टुंड्रा निवासी हैं। ये महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से मिलान वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग प्रकार से, वो भी ध्यान में रख लेना। और टुंड्रा के लोग बर्फ़ का घर बनाते हैं जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू किसको बोलते हैं? कहाँ के लोग बनाते हैं? ये बन सकता है क्वेश्चन। तो टुंड्रा के लोग इग्लू बनाते हैं। टुंड्रा के लोग जानवरों का शिकार करते हैं। जो हथियार है उनका हारपून है, तीर है, कमान से ये शिकार करते हैं। नाव का भी इस्तेमाल करते हैं। नाव जिसको कयाक बोलते हैं, नाव जो बनाई जाती है वो हड्डी की खाल से ही नाव बनाते हैं। और यहाँ के लोग रेनडियर, ध्रुवीय कुत्ते, इनके झुंड पालते हैं। ठीक है ना। अब क्या हुआ, वर्तमान समय में हारपून के स्थान पर इन्होंने राइफल, कयाक, नाव की जगह मोटर वाली नाव का ये लोग प्रयोग करने लगे हैं। इग्लू की जो छत पर कालीन लगा देते थे, ये लगाते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इग्लू जो बर्फ का घर इनका हुआ करता था, जो अब ये वर्तमान में जिस कालीन का प्रयोग करते हैं इसके ऊपर ढकने के लिए, वो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से भी की जाती है, क्योंकि भदोही में आपकी कालीनें बनाई जाती हैं। अब भदोही उत्तर प्रदेश की कालीन आपके टुंड्रा में जाती हैं। समझ लो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर की दृष्टि से, इसलिए टू द पॉइंट चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे टुंड्रा पूरा आपका एक चैप्टर ही है ना। टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश भी आपके सिलेबस में है, टुंड्रा प्रदेश भी आपके सिलेबस में है। टुंड्रा का मौसम कैसा होता है ये समझ लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ।
यहाँ 3 महीने दिन होता है, 3 महीने रात होती है। लगातार 3 महीने सूरज चमकता रहता है और लगातार 3 महीने रातें होती हैं, है ना। मई जून जुलाई में सूर्य अस्त नहीं होता है, सूर्य 3 महीने लगातार चमकता ही रहता है। यहाँ का धरातल कम से कम 8 महीनों तक पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। इस कारण पूरे साल यहाँ पर अत्यधिक ठंड भी होती है। टुंड्रा की वनस्पति आर्टिक बिलो नामक झाड़ी यहाँ पर पाई जाती है। काई, लाइकेन, एल्डर सब कुछ पाया जाता है। अगर मैं इसी को बताने लगूं तो आपका टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैंने आपसे कह दिया जितने भी लोग वाकई में इस यूपी टेट को पहली बार में क्रैक करना चाहते हो, झंझट को ख़त्म करना चाहते हो, तो नोट्स आप लोग ले लेना। नोट्स में आपको पूरा दे दूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस और आपका खेल स्वास्थ्य पूरा मिल जाएगा, म्यूजिक मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। 60 नंबर का लेना कैसे है, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्दी से ले लो, टाइम बहुत कम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। ठीक है ना, वो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम है हर्वर्टसन। ठीक, इन्होंने प्रतिपादित किया था। उसके बाद अगला एक सरल क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन का मैं तो उत्तर आपको नहीं बताने वाला, अब आपको करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट। अब जितने भी लोग ईमानदारी से वीडियो को देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कब पर्यावरण मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है, कुछ इसके बारे में चीज़ें लिख दो ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं। कमेंट कर देना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी अमेजन, नील, गंगा, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलिमंजारो, विसुवियस, स्ट्राम्बोली, क्राकाटोआ। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा किलिमंजारो, जो कि शांत ज्वालामुखी का उदाहरण आपका हो जाएगा। ज्वालामुखी शांत होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, सुसुप्त भी होते हैं, जो कई अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, जहाँ से पेपर में हमेशा क्वेश्चन आता है। 1 नंबर आपका ज्वालामुखी से भी पक्का हो सकता है क्योंकि सिलेबस में आपके दिया गया है और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए मैं ज्वालामुखी के प्रकार और उनसे जुड़े जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी की जगह है उनको बताना चाहूँगा, जो आपके विकल्पों में दी गई। ये कहाँ से हैं, किस से, कौन से ज्वालामुखी से संबंधित है और किस देश से है, तो ये भी जान लेना बहुत उपयोगी रहेगा। यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार से हैं। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक से होता है जिसके द्वारा मैग्मा, गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर बाहर निकलते हैं। जहाँ से ये बाहर निकलता है उसे निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है जिसे विवर या क्रेटर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इस विवर में पानी भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्रेटर झील का भी निर्माण होता है। ठीक है ना, और ये जैसे ही धरातल से बाहर निकलता है शंकुकार का ढेर बन जाता है जिसे ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं। अब ज्वालामुखी पर्वत जो है ना, जैसे पहला आपका सक्रिय इटली का एटना है, स्ट्राम्बोली भी है ना, भूमध्य सागर के द्वीप में है आपका स्ट्राम्बोली, जिससे सदैव उद्गार होने के आसपास क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट लाइन अब पेपर में बन सकता है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो इटली का एटना और स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर। तो स्ट्राम्बोली जो है ना, इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि होता ही रहता है तो वहाँ पर बिजली सी आपकी चमकती रहती है। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी हो जाएगा। उसके बाद सुप्त कौन सा है, जब ज्वालामुखी कभी कभी उद्गार होता है, जापान का फ्यूजियामा है, इटली का विसुवियस, ये सुप्त हैं, सोए हुए हैं। शांत की मैं बात करूं, जैसे कभी ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, अब संभावना नहीं रहती है इनके उद्गार होने की, जैसे म्यांमार का पोपा, अमेरिका ओरेगन राज्य की क्रेटर झील, ये शांत ज्वालामुखी हो जाएंगे। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं, उनको जान लेते हैं फिर मैं आगे बात करूं। इटली का एटना और विसुवियस। ठीक, भारत का कौन सा ज्वालामुखी है, बैरान, जापान का फ्यूजियामा, म्यांमार का पोप, फिलीपींस का म्यान, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ।
इंडोनेशिया में क्राकाटाओ। यहाँ से मिलान वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा उतना मैंने आपको यहाँ पर से बता दिया, और बताने को तो बहुत चीज़ें, मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों से अवगत करा दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। मूल्यांकन संबंधित है, किससे संबंधित है? छात्रों को के कौशल विकास से, छात्रों की उपलब्धि से, छात्रों की रुचि से, छात्रों के गुणों से। पहला विकल्प करेक्ट है, छात्रों के कौशलों के विकास से मूल्यांकन आपका संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। गंगा, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा। नर्मदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नर्मदा जो कि अमरकंटक की जो पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहाँ से, सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों से वहाँ से निकलती है। तो वहाँ से निकलती है तो ये भ्रंश घाटी से होकर के निकलती है, ये पता होना चाहिए। नर्मदा नदी पर एक कपिल धारा वाटरफॉल या धुआंधार जिसको बोलते हैं, धुआंधार जलप्रपात, जो कि एमपी जबलपुर में आपका है। ये क्वेश्चन आता रहता पेपर में। तो नर्मदा नदी पर ये जलप्रपात है। जब नदी पर्वत से नीचे की तरफ गिरती है ना, तो ये गिरती है, संगमरमर के लिए भी फेमस है, ठीक है ना। तो ये एक भ्रंश घाटी से भारत की यही नदी बहती है। पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड क्या है बताओ? ऑपरेशन फ्लड, ये आपका ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है। कहाँ से? दुग्ध उत्पादन से जुड़ा है। उसके बाद अगला यहाँ पर देख लो आप लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोर का निर्माण निम्न में से किन तत्वों द्वारा हुआ है बताओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। सिलिका एल्यूमिना, सिलिका मैग्नीशियम, लोहा निकेल, सिलिका लोहा। तो 3 परतें पृथ्वी की बताई गई हैं आंतरिक संरचना में। सियाल, सीमा, निफे। पहली कौन सी? सियाल। दूसरी कौन सी? सीमा। तीसरी कौन सी? निफे। सियाल, इसको आप लोग ऊपर की परपटी या क्रस्ट बोल सकते हो। परपटी, सीमा, मेंटल इसको बोल सकते हो, ठीक है। निफे, क्रोड बोल सकते हो। 3 हो गई। अब क्रोड का ही पूछा है मित्र। क्रोड को बोलते हैं निफे। निफे 2 शब्द से मिलकर बना है, Ni + Fe। Ni का मतलब हो जाएगा निकिल, प्लस Fe का मतलब हो जाएगा फेरस, लोहा। निकिल और लोहा कहाँ पर है? निकिल और लोहा तीसरे में है। तो तीसरा विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। तो सिलेबस में ही आपका चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है, बन भी सकता है पेपर में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे नीचे आपको बताना है। तो सबसे नीचे आप सभी को पता है, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, जिसमें आंधी आती है, बारिश होता है, ओले गिरते हैं, आंधी तूफान आता है, बिजली चमकती है, गर्जना होती है, तो वही मंडल, वही परत आपकी कहलाती है क्षोभ मंडल। कौन? ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। समताप मंडल, ठीक है ना, ओजोन मंडल जिसको बोल सकते हो। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान आपके उड़ते हैं, क्योंकि बादल या मौसम संबंधित घटनाओं से यह परत मुक्त होती है, ठीक है ना। आयन मंडल में रेडियो की तरंगें सभी को पता है परावर्तित करने के लिए मानी गई है, जिसको ताप मंडल भी बोलते हैं, है ना, थर्म आपका बोलते हैं। और एक आपका मंडल इंपॉर्टेंट है, मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या पाया जाता है बताओ? इसमें उल्कापिंड आने पर जल जाता है। मध्य मंडल, मेसोस्फीयर जिसको बोलते हैं, उल्कापिंड जल जाता है। जवाब तो मैंने आपको बता दिया, क्षोभ मंडल हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर कहता है लॉर्ड मैकाले संबंधित है। सेना के सुधार में, सती प्रथा की समाप्ति में, स्थायी बंदोबस्त में, अंग्रेजी शिक्षा में। तो अंग्रेजी शिक्षा लागू करने से संबंधित व्यक्ति मैकाले आपका हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त से संबंधित लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका हो जाएगा। कौन? कॉर्नवालिस आपका हो जाएगा। 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में लगा दी थी, ठीक। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बता देना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, बात है दरअसल 1917 की अध्यक्षता थी कांग्रेस की, कौन थी बताओ? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद अगला कहता है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? स्वर्ण युग मौर्य, वैदिक, वर्धन, गुप्त। राइट आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट देख लो आप लोग, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। मोती मस्जिद का जो निर्माण किया था मुगल बादशाह कहोगे आप लोग औरंग को। औरंग ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद सिकंदर लोधी ने किस नगर की स्थापना की? सिकंदर लोधी इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, सिकंदराबाद। आगरा इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला आगरा, ताजमहल आगरा। ठीक। नाना साहब कहाँ से संबंधित है? कानपुर से। कौन? नाना साहब 1857 के गदर में। ठीक, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी लगभग कितनी है? कितने किलोमीटर है बताओ? 3,84,400। कितना? 3,84,400 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाएगी। अगला कहता है भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? वसा में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, खनिज लवण में। राइट आंसर आपका वसा। वसा में सर्वाधिक कैलोरी की मात्रा होती है। अब यह क्वेश्चन कहाँ से है? अब यह क्वेश्चन है आपका होम साइंस से। ठीक। उसके बाद मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती हैं? शरीर को सुडौल और आकर्षक बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में, उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका हो जाएगा मांसपेशियां किस कार्य में, मतलब कि मांसपेशियां कौन से काम में सहायक होती हैं? तो ये शरीर की गतिशीलता में सहायक होती हैं। बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? भोजन के बाद करना चाहिए, बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना चाहिए, रात्रि में भी नहीं करना चाहिए, जब भी समय मिले तब व्यायाम कर लो, ऐसा भी नहीं है, प्रातःकाल खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। सी विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है यहाँ पर मनुष्य के मस्तिष्क जो है वो कहाँ पर है? मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ पर होता है बताओ? इतना सरल क्वेश्चन। मुख में नहीं होता है, ना ही उदर गुहा में होता है, ना ही कच्छीय गुहा में होता है। ये होता है कपाल में, खोपड़ी में होता है मस्तिष्क। सिंपल भाषा में कहो खोपड़ी। अगला यहाँ पर देखो कहता है फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय मैच सबसे पहले 1872 में हुआ था। कब? 1872 में हुआ था। यह खेल और व्यायाम से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सैयद लोधी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। करेक्ट जवाब हो जाएगा बैडमिंटन खेलने के लिए इनको भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था। बाद में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? ये चक्र क्या है बताओ? 3, 4, 2, 5। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें आपके 5 चक्र हैं। कितने? 5 चक्र हैं, जो कि 5 देशों को दर्शाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे लिखा है ओलंपिक ध्वज 5 जुड़े हुए छल्ले, रंग नीला, काला, लाल, पीला, हरा होता है, जो 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। अर्थात आपने चक्र की बात करी, कितने? 5 चक्र, जो कि 5 महाद्वीपों को दर्शाते, ना कि देश। मैंने देश बोल दिया, माफ़ी चाहूँगा। 5 महाद्वीपों को ये दर्शाते हैं। अब इसके बारे में जान लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आया करता है। ओलंपिक खेल प्रारंभ 776 में हुआ था। प्रत्येक 4 वर्ष आयोजित किए जाते हैं। ठीक है ना।
और पहले विजेताओं को जैतून का ताज दिया जाता था, अब इनको पदक दिए जाते हैं। आरंभकर्ता बैरन पियरे डी कुबर्टिन था। 1896 में एथेंस में सबसे पहले हुआ था। 1916, 1940, 1944 में आयोजन नहीं हुआ था। ठीक 5 जुड़े हुए छल्ले, 5 रंग, 5 महाद्वीपों का प्रतीक ओलंपिक ध्वज में बताया गया है। ठीक है ना। तो ओलंपिक से भी पेपर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये टोटल ये जो नोट्स आप लोग देख पा रहे हो, ये वाले नोट्स आपके खेल और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, शारीरिक शिक्षा एवं खेल स्वास्थ्य, जो कि पेपर में यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। सारी चीज़ इसमें मैंने ऐड कर दी है। ओके, अब मैं आगे आपसे बात कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 8, 9, 7, 12। इसमें होते तो हैं आपके 12 खिलाड़ी टीम में, लेकिन 7 आपके मैदान में उतरते हैं, 5 अतिरिक्त होते हैं। उस हिसाब से राइट आंसर आपका 7 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कबड्डी को समझो। कबड्डी 2 टीम के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 5 मैदान में उतरते हैं, 5 नहीं 7 मैदान में उतरते हैं, 5 अतिरिक्त 7 मैदान में। ठीक 15-15 मिनट की 2 पारियों, बीच में 5 मिनट का विश्राम। मैदान 11 मीटर इंटू 8 मीटर आयताकार होता है। रेडर को कबड्डी कबड्डी बोलते हुए एक ही सांस में लौटना होता है। सांस टूटने पर रेडर आउट माना जाएगा। जितने खिलाड़ियों को छूकर रेडर लौटता है वे आउट हो जाते हैं। तो ये होता है आपका कबड्डी। कबड्डी के साथ खो खो को भी समझ लो। 2 टीमों के बीच होता है, प्रत्येक में 12 खिलाड़ी, 9 खेलते हैं, 3 अतिरिक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। 9 मैदान में उतरेंगे, 3 अतिरिक्त होते हैं। ठीक मैदान 25 मीटर इंटू 14 मीटर आयताकार होता है। पोल की ऊंचाई लगभग 1.2 से 1.25 मीटर तक की होती है। एक पारी 7 मिनट की। पीछा करने वाली टीम बैठकर विपरीत दिशा में रहती है। सक्रिय चेजर खो देकर दिशा बदलता है। छूते ही धावक आउट हो जाता है। खेल में टाइम आउट नहीं होता है। खो खो जिन लोगों ने खेला होगा उनको पता होगा। ये कुछ खेल आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं जो मैंने समाहित किए हैं, जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है राग पीलू किस वर्ग में आता है? यह आपके संकीर्ण वर्ग में आता है। उसके बाद अगला, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। कृषि आपकी राज्य सूची में आती है, कानून व्यवस्था भी राज्य में आता है, भूमि राजस्व भी राज्य सूची में आता है, लेकिन नागरिकता ये केंद्र में आती है। किस में आती है? केंद्र में आती है, अर्थात संघ में आती है। संघ सूची जिसको बोल सकते हो, संघ सूची में आती है। तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला आपको बताना था। अगला यहाँ पर कहता है किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा? डी विकल्प, राज्यपाल की पदच्युत के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है कितनी? 500। राइट आंसर बी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा 500। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है B.R. अंबेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है संविधान का, और अंबेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला कहता है सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? तो यह गेहूं की फसल की प्रजाति है, सोनालिका। अगला कहता है बाजरा के लिए बीज दर है, मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना बीज आप लोग बोगे, कितना बोना पड़ेगा? तो लगभग आप कह सकते हो 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में बाजरे का बीज आपको बोना पड़ेगा, बीज दर जिसको बोलते हैं। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? पानी की बचत आपकी कूड़ विधि, प्रवाह विधि, छल्ला विधि, टपक सिंचाई विधि। जो टपकन सिंचाई विधि है उससे पानी की बहुत अधिक बचत होती है। अगला कहता है यहाँ पर गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था होती है,
मतलब कि गेहूं की फसल में कब क्रांति आती है, उसकी कौन सी अवस्था होती है? जब बालियां निकलती, बालियां आपकी लास्ट क्रांति कह सकते हो। दुग्धावस्था भी लास्ट से पहले की क्रांति। लेकिन यहाँ पर प्रथम क्रांति पूछा है, तो प्रथम क्रांति हो जाएगी कल्ले निकलना। जो गेहूं होता है सबसे पहले ऐसा, फिर उसमें एक दो कोपला इस प्रकार से निकलती रहती हैं, तो कल्ले का निकलना गेहूं की प्रथम क्रांतिक घटना घटती है। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं पारिस्थितिकी, पेडोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी इस क्वेश्चन का जवाब आपका डी विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? राष्ट्र की एकता अखंडता के पक्ष में लगाया जा सकता है, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि पर भी लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार लगाया जा सकता है, उपरोक्त सभी के आधार पर लगाया जा सकता है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। उसके बाद अगला यहाँ पर कहता है फर्टिगेशन का संबंध परागण से, निषेचन से, संकरण से, जल एवं उर्वरक देने से। राइट आंसर है आपका जल एवं उर्वरक देने से फर्टिगेशन का संबंध होता है। उसके बाद अगला कहता है मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त फल। उपयुक्त फल आपके दिए गए हैं, अनुपयुक्त वाला ढूंढ करके बताना है। अनुपयुक्त अर्थात बेकार फल जिसका मुरब्बा बने ही ना, ऐसा बताओ। बेल मुरब्बा दरअसल ठोस, कुछ ठोस हो उसका बनता है, जैसे आंवला है, बेल, सेब, इनका बन सकता है, लेकिन संतरे का मुरब्बा नहीं बनेगा। ठीक, संतरे का मुरब्बा नहीं बनेगा। अनुपयुक्त फल यहाँ पर संतरा आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? कितना पाया जाता है बताओ? घुलनशील ठोस जेली में 65, 75, 45, 55। क्वेश्चन का जवाब क्या होगा बताओ? क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 65। कितना? 65% पाया जाता है आपका। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कहता है चित्रकला के तत्व होते हैं वर्ण ज्ञान, पोत, अंतराल, रेखा, स्वरूप, उपयुक्त सभी। रेखा रूप या उपयुक्त सभी क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब बताओ? राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चित्रकला के तत्व वर्ण एवं तान, पोत एवं अंतराल, रेखा एवं रूप, ये तत्व होते हैं। विरोधी रंग कौन से हैं बताओ? विरोधी रंग की अगर मैं बात करूं जो विरोध में रहते हैं तो लाल और हरा, पहला विकल्प इस क्वेश्चन का टू द राइट। नेक्स्ट देख लो यहाँ पर आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? अविंद्रनाथ ठाकुर। कौन? अविंद्रनाथ ठाकुर। उसके बाद अगला यहाँ पर देखो, इनको क्रम में लगाना था, काल क्रमानुसार आपको क्रम में लगाना है, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? पहाड़ी शैली, मुगल शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली। मतलब कि कौन सी शैली पहले आई? जैसे कंपनी, मुगल के बाद में कंपनी आई, ये हो नहीं सकता। पहाड़ी शैली फिर मुगल शैली, बंगाल की शैली सबसे लास्ट में आई, तो लास्ट से शुरू करते, बंगाल सबसे लास्ट में जाएगा। बंगाल यहाँ पर भी दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया, लेकिन शुरू में आपकी मुगल शैली आएगी। मुगल शैली बीच में है, यहाँ पर मुगल शैली प्रारंभ में है, तो जवाब डी सही हो जाएगा। मुगल शैली आई, उसके बाद पहाड़ी लोगों की शैली आई, फिर इंग्लिश वाले जो लोग थे कंपनी, उनकी शैली आई। ठीक, बंगाल शैली तो है ही लास्ट में। इस प्रकार से क्रम हो जाएगा शैलियों का। नेक्स्ट देखो कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? सारंगदेव द्वारा रचित आपका हो जाएगा संगीत रत्नाकर, इस क्वेश्चन का जवाब। उसके बाद आमद शब्द संबंधित है, आमद नाचने से संबंधित है, नृत्य। नेक्स्ट एंड अंतिम, बंची टॉप एक बीमारी है क्या? आम में, केला में, लीची में, सेब में, किसमें? बंची टॉप एक बीमारी है, केला की फसल में हो जाती है। किसमें? केले की फसल में बंची टॉप एक बीमारी आपकी हो जाती है। क्वेश्चन होते हैं यहीं पर द एंड। जिन मित्रों को यूपी टेट पहली बार में क्रैक करना है तो वो लोग नोट्स अवश्य ले लें,
दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको तुरंत नोट्स मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।